बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का है लेक्चर नंबर 13, जिसके अंदर हम टॉपिक 1.8 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का, यील्ड। यील्ड कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड, एक्सपेरिमेंट से हम जो यील्ड लेते हैं, ठीक है, हमारे पास या फिर प्रैक्टिकल यील्ड यानी प्रैक्टिकल परफॉर्म करके जो यील्ड आई है, या फिर एक्चुअल यील्ड। ये सारे के सारे नाम एक ही चीज़ के हैं जो हमने परफॉर्म करके यील्ड निकालनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि थ्योरेटिकल यील्ड, कैलकुलेटेड यील्ड और एक्सपेक्टेड यील्ड, ये तीनों नाम एक यील्ड के हैं जो हम इक्वेशन, जो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है ना, उसके अंदर से निकालते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट ये आएगा, ठीक है, इतना आएगा। ये होती है थ्योरेटिकल, कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड यील्ड। लेकिन जो प्रोडक्ट हमारे पास निकलता है वो होता है एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म करके, प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल यील्ड, ठीक है। तो इन नाम्स को जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं करना। अब यील्ड पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यील्ड क्या है। यील्ड इज़ बेसिकली एन आउटपुट, कि आपने जो इनपुट दी है, आपने जो चीज़ें डाली हैं मशीन में, उसके रिजल्ट में आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो कितना मिला है, वो है उसकी यील्ड, ठीक है, कितने % आपको प्रोडक्ट मिला है। अब सपोज आपके पास बेटा दो मशीन्स हैं, एक मशीन है मशीन P और दूसरी मशीन है Q, ठीक है। अब मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं A और B, ठीक है, कोई भी दो चीज़ें ली हैं और वो मैंने इस P मशीन में डाल दी। वही एक दो जो चीज़ें वो मैंने यहाँ पे ली थी, वही मैंने यहाँ पे ली हैं और उनको मशीन Q में डाल दिया। अब जो P है इसने मुझे क्या किया, 60% वो प्रोडक्ट बना के दिया जो इनको मिलाने से बनना चाहिए था, जबकि जो Q है इसने मुझे सिर्फ 40% दिया है। तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा क्या है कि मैं किस मशीन को यूज़ करूँ, डेफिनेटली जो मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट दे रही है, ताकि मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो उससे, ठीक है। तो मैं यील्ड क्यों कैलकुलेट कर रही हूँ, मैं यील्ड इसलिए कैलकुलेट कर रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन सी मशीनरी से मुझे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है और फिर मैं आगे फर्दर उसी का यूज़ लेके चलूँ, ठीक है। तो मुझे कहाँ से मिल रहा है, इस वाली मशीन से मिल रहा है, तो मैं ज़्यादा इसको यूज़ करूँगी। इसी तरह अगर फर्दर कोई और मशीन मेरे पास आ गई है और वो मुझे यील्ड 80-90% दे रही है, तो मैं तो डेफिनेटली फिर उस मशीन के साथ चलूँगी, ठीक है। तो यील्ड बेसिकली क्या है, एक आउटपुट है, आपने जो चीज़ें दी हैं उसके रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है और कितना मिल रहा है, वो है आपके पास यील्ड। अब यील्ड में बेटा दो तरह की चीज़ें आपने देखी, एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड। ये आप कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है ना, जैसे मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा देती हूँ। आपके पास है H2 + O2 = 2H2O, ठीक है। इसको पहले बैलेंस करें तो ये अब बैलेंस हो गई है। ये आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में से कैलकुलेट करके मैं अगर यील्ड निकालूं कि इतनी बननी चाहिए, वो मेरी होगी थ्योरेटिकल, कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड यील्ड। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। सपोज मेरे पास पहले तो मैं देखती हूँ कि कितने मोल्स जो है रिएक्टेंट्स और कितने मोल्स जो है वो प्रोडक्ट, मतलब H2 और O2 को मैंने यूज़ किया। तो सबसे पहले तो मैं इनमें से देखूंगी कि इनमें से ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट को इफेक्ट कर रहा है। आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट को इफेक्ट करेगा, दोनों में से एक। तो मैं पहले इन दोनों में से देखती हूँ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है कौन सा। तो मैं H2 की रेशियो फाइंड करती हूँ O2 के साथ। तो अगर मुझे इक्वेशन में किसी ने बता दिया है कि H2 जो है वो 1.5 मोल्स प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूँ, अब मैं इसका, और मुझे किसी ने कह दिया है कि आपके पास ऑक्सीजन जो है वो 2 मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इक्वेशन में मुझे बताया किसी ने, ठीक है। तो अब मैं वो बनाती हूँ। मुझे कितना बताया, H2 कितना प्रेजेंट है, 1.5। सपोज मुझे उन्होंने बताया कि हमने ये इतना डाला है 1.5, और O2 उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 2 मोल्स डाला है, ठीक है। तो लेकिन इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके कितने मोल्स हैं, 2, तो मैं इसको 2 पे डिवाइड कर देती हूँ, और इसके कितने मोल हैं 1, तो मैं इसको 1 पे डिवाइड कर देती हूँ। इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आएगा 0.75, और यहाँ पर मेरे पास 2 ही रहेगा। तो कम क्या है, ये है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे ही H2 खत्म होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगी। तो मुझे पता चल गया कि मैंने इस वाले को देखते हुए प्रोडक्ट का फाइंड करना है, जो भी फाइंड करना है। तो मैं अब फाइंड कर लेती हूँ थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए अब मेरे पास क्या है, H2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो इसके जरिए मैं इसकी यील्ड फाइंड कर लेती हूँ इक्वेशन में से। तो H2 को मैं कंपेयर करती हूँ वाटर के साथ। तो मेरे पास इसके मॉल कितने हैं, H2 के 2 मोल्स हैं इक्वेशन में, और इसके मॉल्स कितने हैं, 2 मोल्स हैं इसके भी इक्वेशन में, दोनों के क्या हैं 2। अब H2 उन्होंने मुझे कितना कहा कि हमने इतना डाला है, रिएक्टेंट कितने डाले हैं H2 के 1.5 मोल्स। तो मैं क्या करती हूँ कि 1.5 और इसके हमें मॉल्स उन्होंने नहीं बताए, तो मैं इसको लगा देती हूँ x। तो अब मैं इसकी कर लेती हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेती हूँ कि उन्होंने कहा कि 2 मोल्स ऑफ H2 गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर, एंड अब अगर हम 1.5 मोल्स डाल रहे हैं तो 1.5 मोल्स ऑफ H2 कितना वाटर देंगे, ये हमने फाइंड करना है ना। तो हम ऐसा करते हैं 2x = 2 1.5, आप सिंपली 2 को मल्टीप्लाई माइनस कर दें, ये नहीं कट जाएगा ना दोनों साइड से, तो ये बन जाएगा 1.5।
1.5। तो मेरे पास थ्योरेटिकल यील्ड क्या निकली है 1.5। इसी तरह आप किसी भी इक्वेशन की क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड कर सकते हैं। पहले आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें से एक्चुअली रिएक्टेंट कौन सा है जो प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है। फिर जब आप उसको फाइंड कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, इक्वेशन देखें और फिर जो जितना आपने यूज़ किया हुआ है, अब मैंने 1.5 मोल H2 लिया था और मैंने 2 मोल ऑक्सीजन लिया था, तो फिर उस हिसाब से आप क्या करें, इसकी थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड कर लेंगे। ये है थ्योरेटिकल यील्ड। अब दूसरी चीज़ है एक्चुअल यील्ड। अब मैं क्या करूँ कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखूँ, मैं क्या करूँ H2 और O2 को खुद मिलाऊँ लैब के अंदर, प्रैक्टिकली करूँ इसको। तो फिर जितने मेरे पास H2O हों उनका अगर मैं वेट करूँ तो जो मेरे पास मोल्स में वेट आएगा वो होगा मेरे पास एक्सपेरिमेंटल, प्रैक्टिकल या फिर एक्चुअल यील्ड। ठीक है, तो अगर और आपको पता है कि हमेशा ये जो आपके पास है ना एक्चुअल यील्ड, ये क्या होती है, एक्चुअल यील्ड हमेशा आपके पास कम आएगी, जबकि आप जो इक्वेशन से निकालेंगे थ्योरेटिकल यील्ड वो आपके पास हमेशा ज़्यादा आएगी। क्यों? अब इसके पीछे एक रीज़न है कि थ्योरेटिकल यील्ड तो वो है जो आपने प्योर निकाली है कि अगर मैं इतना यूज़ करूँ तो इतना ही बनेगा, लेकिन एक्चुअल यील्ड कम क्यों आ रही है? क्योंकि कुछ प्रोसेसेस जो आपने परफॉर्म किए हैं उनमें भी कुछ ना कुछ वेस्ट हुआ होगा। जैसे कि आपने एक ऐसा पर्सन जो है वो इसको कर रहा है, जैसे अभी हम लोग कोई साइंटिस्ट तो नहीं है, तो अगर हम लोग इसको परफॉर्म करें तो कहीं ना कहीं ऊंच नीच होगी और हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा कम बनेगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकल यील्ड से एक्चुअल यील्ड क्या आएगी, कम आएगी। जैसे कि अब सेपरेशन टेक्निक्स, जैसे कि डिस्टिलेशन जो है अगर मैं वो कर रही हूँ, तो डिस्टिलेशन में वेपर्स फॉर्म में जब कन्वर्जन हो रही है तो हो सकता है कोई वेपर वेस्ट हो जाए या मुकम्मल वेपर्स ना बने, तो तब भी क्या होगा, यील्ड कम आएगी। उसके बाद अगर सेपरेटिंग फनल में कोई चीज़ लगी रह गई है तो भी यील्ड कम आएगी। वॉशिंग में थोड़ा सा वेस्ट हो गया तब भी यील्ड कम आएगी। ड्राई करते हुए अगर वो फिल्टर पेपर पे या ओवन में कहीं रह गया तो भी क्या होगा, यील्ड कम आएगी। तो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं कि अगर आपने क्रिस्टलाइजेशन करवाई है यानी क्रिस्टल्स बनाने का फॉर्मेशन किया है, तो उसके दरमियान भी अगर कुछ क्रिस्टल्स नहीं बन पाए तो भी क्या होगा, यील्ड कम आएगी। तो इस वजह से एक्चुअल यील्ड हमेशा कम आएगी और थ्योरेटिकल यील्ड जो आपने इक्वेशन से निकाली है वो हमेशा ज़्यादा आएगी। तो अगर आप इसकी परसेंटेज यील्ड निकालना चाह रहे हैं, मैंने आपको बताया ना कि आप इसको ये परसेंटेज में चाहिए होता है कि कितना परसेंट हमें आंसर मिल रहा है, कितना परसेंट जो है वो प्रोडक्ट मिल रहा है, ताकि हम देख सकें कि आगे हमने किस चीज़ को लेकर चलना है, हमने पी से करना है, हमने क्यू से करना है या हमने कोई और मशीन लेकर उससे चलना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम उसकी परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल यील्ड को डिवाइड कर देते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाती है परसेंटेज यील्ड, जो आगे जाके हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स में आगे उसको कंटिन्यू करने में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, आगे आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 14 बुक की, जिसके अंदर आपको यील्ड कैलकुलेशन का बताया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास क्या कहा, उन्होंने कहा कि आपके पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको आप जो है लाइमस्टोन भी कहते हैं, वो रिएक्ट कर रहा है और वो बना रहा है क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, साथ में वो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट आउट कर रहा है, निकाल रहा है। उसने कहा कि ये है आपके पास, और उन्होंने आपको एक्चुअल यील्ड भी दे दी है, यानी कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उन्होंने बता दिया कि जब हमने ये किया तो हमारे पास CO कितना बना, 2.5 kg बना। kg है तो आप इसको जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि k का मतलब होता है 10⁻3। ठीक है, तो यह बन जाएगा 2500 ग्राम, ये पहली चीज़। उसके बाद उन्होंने आपको कहा कि कितना हमने रिएक्टेंट कितना लिया, उन्होंने आपको इस रिएक्टेंट मैस यानी कि बता दिया, CaCO3 का आपको बताया 4.5 kg, ये भी kg में है तो आप इसको भी जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो ग्राम्स में आंसर आ जाएगा। अब ये आपके पास आंसर आ गया। अब क्या करें, आप सबसे पहले जो है वो आप CaCO3 का मोलर मास भी निकाल लें ताकि हम इसके मोल्स निकाल सकें कि हमने कितने मोल्स ये लिया फिर हमने ये बनाया। तो मोलर मास CaCO3 का क्या होगा, कैल्शियम का लें आप, कार्बन का लें, O3 का लें, तो आपके पास कैल्शियम होता है 40 + 12 + 16 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपके पास बन जाएगा 56 ग्राम पर मोल। क्या बनेगा, नहीं सॉरी, ये बनेगा ये बनेगा 100 ग्राम, 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, आप अब ऐसा करें कैल्शियम ऑक्साइड का भी निकाल लें, क्योंकि आप इन दोनों को ही लेके चल रहे हैं ना, तो आप इन दोनों का सारा कुछ जो निकाल सकते हैं वो निकाल लें। अब ये CaO का मोलर मास आप निकालें तो ये बनेगा 40 + 16 विच इज़ इक्वल्स टू 56 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये निकल आया आपके पास। अब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को देखें, क्या ये बैलेंस है सबसे पहले तो? जी बिल्कुल ये बैलेंस है, इसमें अब मज़ीद बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आपके पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कितने CO दे रहा है, 56 ग्राम। ठीक है, आपको क्या कहा उन्होंने, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स CaO, कितने CaO दे रहा है वो, 56 ग्राम, दोनों का 1-1 मोल है। ठीक है, तो ये इतने दे रहा है। अगर मैं 1 ग्राम का देखूँ तो 1 ग्राम फिर मुझे कितने देगा, 56, और ये यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, अब लेकिन यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको क्या करूँ, अब उन्होंने मुझे कहा है कि कितने ये ग्राम्स हमने यूज़ किया। हम लोगों ने बेसिकली उन्होंने क्या बताया कि कितने ग्राम्स किया, 4500 ग्राम्स। हमने ये 1 ग्राम नहीं किया, तो हम इसको दोनों साइड से क्या करें, 4500 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4500 इज इक्वल्स टू 5600 मल्टीप्लाई बाय 4500, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 ग्राम्स। अभी आपके पास निकल आई थ्योरेटिकल यील्ड, ये क्या निकल आई आपके पास,
थ्योरेटिकल यील्ड। आपने थ्योरेटिकल यील्ड निकाल ली, क्या आई आपके पास 2520 ग्राम, और आपके पास एक्चुअल यील्ड भी है यहाँ पर आपने लिखी थी 2500 ग्राम। अब आप सिंपल परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला यूज़ करें। यहाँ पर एक्चुअल यील्ड क्या है, ऊपर आएगी 2500 और थ्योरेटिकल यील्ड क्या आएगी 2520। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आएगा 99.2%, जो है आपके पास परसेंटेज यील्ड कि आपके पास कितना प्रोडक्ट बन रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड 99.2% ये बन रहा है, और जो बाकी लिबरेट हो रही है वो ये वाली गैस निकल गई। होपफुली आप सबको समझ आई होगी। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 हो गया कंप्लीट। अगर आपको पूरे चैप्टर में से कहीं पे कोई जो चीज़ है वो नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो उसको क्लियर कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।